आज हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा और उसकी समस्याओं के बारे में। यदि हम इसके स्वरूप के बारे में जानें तो पर्यावरण शिक्षा एक व्यापक संप्रत्य के तौर पर हमारे सामने आता है और इसे एक व्यापक अवधारणा भी समझ सकते हैं। मनुष्य जिस तरह से प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों में रहता है वह सब उसका पर्यावरण माना जाता है, परंतु पर्यावरण शिक्षा में केवल प्राकृतिक पर्यावरण तक सीमित जानकारी होती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक पर्यावरण, इन सभी बातों का जो प्रभाव है उसका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। यदि हम देखें कि मानव सभ्यता का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और उसके आधार पर भौतिक आवश्यकताओं में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने भौतिक आवश्यकताओं की और अधिक मात्रा बढ़ा दी है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को करने के लिए मानव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता चला जा रहा है, जो कि संसार भर में एक चिंता की बात बनी हुई है। ये प्राकृतिक संसाधन कहीं समाप्त ना हो जाएं और आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित ना हो जाएं, इसके संरक्षण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के चलते वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। इतने वाहन चलते हुए हम देख रहे हैं, उन वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से मानव के जीने के लिए शुद्ध वायु और शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसके स्वरूप को देख सकते हैं। यदि हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के बारे में तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसमें बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक पर्यावरण का इसमें ज्ञान कराना होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, पारिस्थितिकी असंतुलन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के दुष्परिणामों का ज्ञान कराना इसका उद्देश्य होना चाहिए। सफाई के प्रति अभिवृत्ति का विकास करना और जनहित में अभिवृत्ति का विकास करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की रोकथाम के प्रति अभिवृत्ति का विकास करना इसका उद्देश्य माना जाता है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, पारिस्थितिकी असंतुलन होने के और प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित होने के कारणों का इसमें ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार से हम इसके उद्देश्य देख सकते हैं। यदि हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में तो वैसे तो इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें कई तरह के विद्वान और शिक्षाविद एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य पाठ्यक्रम इसमें बनाया गया है जिसमें प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी, मानव जीवन में प्राकृतिक संपदा और शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण की उपयोगिता, प्राकृतिक संपदा के दोहन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी, इसके अंतर्गत वनों के दोहन यानी कि कटने से और वनों से उपलब्ध होने वाली सामग्री जो हो रही है वो कम हो रही है, इसके बारे में इसमें जानकारी है। धातु, खनिज, लोहा, तांबा आदि इसके बारे में इसमें जानकारी है। ऐसे ही प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के दुष्परिणामों की जानकारी, इसके अंतर्गत शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु की कमी, शुद्ध खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बाधा, उचित पोषण और स्वास्थ्य विकास में बाधा। ऐसे ही प्राकृतिक संपदा के दोहन के कारणों की जानकारी, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएं, अनावश्यक प्रयोग इत्यादि। ऐसे ही प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारणों की जानकारी, इसके अंतर्गत वनों का कटना, औद्योगिकीकरण, तेज चलने वाले वाहन, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, बढ़ती हुई जनसंख्या। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम में देख सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के उपायों की जानकारी। तो इसके अंतर्गत वनों में जितने पेड़ काटे जाएं, खनिजों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, ईंधन खनिजों का कार्य सूर्य ऊर्जा से लिया जाए, वर्षा के पानी को बांधों, झीलों और तालाबों में संग्रहित किया जाए। तो इस प्रकार से हम इसके पाठ्यक्रम को हम देख सकते हैं। यदि हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के साधन के बारे में तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है और इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की नई सामान्य और वैज्ञानिक विधियों का इसमें खोज की जाती है। मानव को इन सभी विधियों की और खोजों की जानकारी लगातार देना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में तो सबसे पहला इसका जो महत्व और आवश्यकता है इसमें है प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए। हम देखें कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
प्राकृतिक संपदा का बड़ी तेज़ी से दोहन कर रहा है, और अगर यही दशा रही तो हमारी मानव पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। इसलिए इन सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए प्राकृतिक संपदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इसमें महत्व और आवश्यकता बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे ही पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व बहुत है। वर्तमान भर में संसार में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और जीव जंतु मारे जा रहे हैं, और इससे असंतुलन बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पर्यावरण शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति प्रदूषण की रोकथाम के लिए इसकी आवश्यकता है। आज संसार भर में वनों के कटने के कारण, औद्योगिक संस्थानों को चलाने के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गंदगी फैलने से हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जल, वायु, मिट्टी आदि सभी प्रदूषित हो रहे हैं। इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसे ही बच्चों के उचित पोषण और स्वास्थ्य विकास के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व मानी गई है, जिसमें बच्चों को, युवकों को, प्रौढ़ों को प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बताए जाएं, उनका किस प्रकार से पालन किया जाए, उन्हें इस और अग्रसर किया जाए। शुद्ध खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए खाद्यान्नों को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए। इस प्रकार से हम पर्यावरण शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को जान सकते हैं। यदि हम बात करें भारत में पर्यावरण शिक्षा का विकास के बारे में, तो भारत में यदि हम देखें तो प्राचीन काल से प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति भारत बड़ा सचेत रहा है। वैदिक ऋचाओं में भी प्रकृति के गुणों का बखान किया गया है और दैवीय रूप में उनसे प्रार्थना की गई है। वैदिक काल में वनस्पतियों को ईश्वर की अद्वितीय देन माना जाता था और पेड़ पौधों को काटना जीव हत्या माना जाता था। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रकृति में फैलते प्रदूषण से होने वाले हानियों की तरफ सर्वप्रथम ध्यान यूरोपीय देशों का गया। एक समय ऐसा आया कि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई और इसके समाधान के लिए उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोजे जाने लगे और सोचना इसमें शुरू हुआ। 1961 में विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई। 1963 में अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1972 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 5 जून 1977 को संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस का मनाना और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने पर उपायों पर विचार करना। 5 जून 1983 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की और लोगों का ध्यान आकर्षित करना। 5 जून 1992 को ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन और दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन इसमें किया गया। इस प्रकार से हमारे देश में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और प्रकृति को प्रदूषण से बचाने की बात की गई है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सरकारी स्तर पर हुई और यह कार्य पर्यावरण और वन मंत्रालय को सौंपा गया। इस दिशा में 1974 में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। 1977 में जल उपकर अधिनियम बनाया गया। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया गया और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। तो इस प्रकार से कुछ ये नियम भारत देश में बनाए गए हैं और इस समय हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनेक योजनाएं इसमें चल रही हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं और उसके समाधान के बारे में, तो पर्यावरण की समस्या विश्व की समस्या है और भारत के लिए यह समस्या और भी अधिक भयंकर है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस समस्या के समाधान के लिए पर्यावरण शिक्षा का विधान किया गया है। यदि हम बात करें पर्यावरण शिक्षा की विषय सामग्री की समस्या के बारे में, तो समस्या का स्वरूप यदि हम देखें तो इसमें समस्या के स्वरूप के अंतर्गत कई सारे कारण दिखाई देते हैं, जिसमें NCERT ने पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाया है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। प्राथमिक स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसे इस स्तर पर बच्चे समझने में असमर्थ हैं। NCERT का कार्य तो सरकार की नीतियों के अनुपालन में लंबे चौड़े कार्यक्रम बनाना है। वहाँ बैठे विद्वान बच्चों के मानसिक स्तर को सामने रखने के स्थान पर सरकार के निर्णयों को सामने रख देते हैं। वैसे ही स्कूली शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण शिक्षा की विषय सामग्री में कुछ हम समस्याएं देख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा शुरू करने की एक समस्या, वो समस्या क्या है? कुछ विद्वानों ने
इसे प्राथमिक स्तर से शुरू करना चाहा और कुछ ने माध्यमिक स्तर से, और कुछ का कहना ये हुआ कि इसे स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ कारण भी आए जिसमें हम समस्या के कारण इसका एक हेडिंग बना सकते हैं। तो समस्या के कारण इसमें हम देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान और अभिवृत्ति के विकास के लिए बाल्यकाल सबसे अधिक उपयुक्त काल है। दूसरी तरफ विद्वानों का तर्क है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे इसकी विषय सामग्री को समझने के योग्य नहीं होते और इसकी शिक्षा की शुरुआत माध्यमिक स्तर पर की जानी चाहिए। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में स्थान न देने वालों का तर्क है कि स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम वैसे ही बहुत विस्तृत है, और कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि इसके ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी रोकथाम की आवश्यकता है और जो सरकारी नियम और कानून द्वारा ही संभव है। तो पर्यावरण शिक्षा शुरू करने की ये कुछ समस्याएं हम देख सकते हैं, इसके कारण कुछ हम देख सकते हैं। इसके समाधान के बारे में भी यदि हम बात करें तो यह विषय परिपक्व नागरिकों का है और इन्हें सदैव इस संबंध में सचेत किया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ पर्यावरण का संबंध मनुष्य के जीवन से होता है, पैदा होते ही पर्यावरण के संपर्क में आता है और इसका प्रारंभ से ही स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, और इस दृष्टि से इसकी शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू की जाए, परंतु इस सावधानी के साथ कि बच्चों की पढ़ाई पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और उन्हें भविष्य के प्रति कोई चिंता ना हो। तो कहा गया है इसके समाधान के लिए कि किसी तरह से इसका जो पाठ्यक्रम है वो इतना सरल बनाया जाए और रुचिकर बनाया जाए कि बच्चे इसे हंसते खेलते पढ़ जाएं और उसे समझ जाएं। पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाए, इसकी भी एक समस्या है। समस्या के कुछ कारण हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हर समस्या का समाधान शिक्षा के द्वारा करना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण की समस्या का भी इसके अंतर्गत हम समाधान नहीं कर सकते। कुछ विद्वानों ने